हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में दोस्तों हम अधिगम का जो सिद्धांत था उसको हमने व्यवहारवादी को देख लिया था। अब हमारा जो है ना, अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, पॉइंट है हमारा अधिगम का सिद्धांतवादी। ठीक है, हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट था हमारा अधिगम के संज्ञानवादी का सिद्धांत। इसमें हम उन सारी चीजों को देखेंगे संज्ञानवादी से संबंधित जिन्होंने अपना अधिगम को लेकर के सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया जानकारी सीखने और पढ़ने के लिए मिल सकता है ना। ये जो हमारा क्लास है, आज का हमारा क्लास है 23वां नंबर का क्लास है। ठीक है, जो आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस पूरी सीरीज के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले जो है हमारा जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो है इन्होंने जो है अधिगम को लेकर के क्या दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो हम इसको देखेंगे। और जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, है ना, और कोलरबर्ग हो गए, इन सब के सिद्धांत को मैं अलग अलग मतलब पहले भी जो पुराना वीडियो है उस पर भी मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो प्लेलिस्ट बना हुआ आप उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर एक अलग सा तीनों का वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से अभी बेहतर होते जाए। ठीक है ना, तो इसको चलिए देख लेते हैं मोटा मोटा कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो जीन पियाजे जी ने 1923 में अपनी पुस्तक बाल चिंतन की भाषा में लॉरेंट न्यूस्टीन जैकलिन के ने प्रयोग किया था। ठीक है, आपको ये तीन नाम याद रखना है। और जीन पियाजे ने 1923 में अपनी बाल्य पुस्तक बाल्य चिंतन की भाषा, है ना, पुस्तक का नाम क्या है कि बाल्य चिंतन की भाषा आपको बुक का नाम है। और उससे प्रयोग करने वाले कौन कौन थे, तो तीन नाम है, लॉरेंट ल्यूसिन और जैकलिन ने प्रयोग किया था। ठीक है, किसको लेकर, अधिगम को लेकर के। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत में इन्होंने अपना एक जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो किसके लिए दिया था, अधिगम को लेकर के। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखेंगे जीन पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था तो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदना या फिर संवेदक जो है पहला पॉइंट है ना का नंबर, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और संवेदात्मक। तो इसकी एज जो कितना बताया गया है, तो 0 से 2 वर्ष बताया था। और ये जो है इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस अवस्था की जो विशेषताएं है इसको देखिएगा। तो इस अवस्था में बालक संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो है सीखता है, अधिगम करता है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे वातावरण से स्वयं को अलग समझना, अनुकरण करना। इस अवस्था में अनुकरण करके बच्चा सीखता है, क्रिया तथा उसके परिणामों के संबंध स्थापित करता है। और अगला है स्वार्थी व अहम केंद्रित होता है और वस्तु स्थायित्वता के गुण जो है विकास हो जाता है ना, तो 20 से 24 महीने के मध्य में होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। बी नंबर है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक मानते हैं, है ना। इसकी विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या है। तो बालक की भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होना चालू हो जाता है। बालक में अनुकरण व खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक अभिनय करता है और श्वान भी करने लगता है और स्वयं से बातें करना चालू कर देता है। इस उम्र की दोष क्या है, मतलब इस पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की दोष भी है। तो सजीववाद हर वस्तु को सजीव समझता है। अहम भाव, जैसे वस्तु मेरा है, पीछा कर रही है। और जो है अनपलटावी नियम के अर्थ को नहीं समझ पाता है। मतलब कि अगर 2 धन 3 अगर कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, 5 उसको समझ में आ गया। अगर हम उसी संख्या को पलटा देंगे तो बच्चे उस चीज को अपलटावी का गुण उसके अंदर नहीं रहता है। ठीक है ना, इन सारी चीजों को फिर मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो से और बेहतर तरीके से तो बताने का प्रयास करूंगा। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं कि आपको इन चीजों में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो आगे है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष तक। तो इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है, तो मूर्त रूप से तर्क करना बच्चा चालू कर देता है। विचारों में क्रमबद्धता व जटिलता आ जाती है। दिशाओं का ज्ञान हो जाता है और पलटान का गुण भी आ जाता है इसमें। ठीक है, वस्तुओं में वर्गीकरण करना, संबंध स्थापित करना, पहचानने तथा तुलना स्थापित करने की शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
तो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है ये कितने वर्ष तक के लिए रहता है, तो 12 वर्ष के बाद ये जो है चालू हो जाता है। और इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं इसको हम ध्यान में रखेंगे। अमूर्त चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन पाया जाता है, निगमन तर्क का विकास हो जाता है, समस्या समाधान और निर्णय करने की शक्ति का विकास हो जाता है, और सभी मानसिक क्रियाओं का विकास हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है इस अवस्था में, है ना। आगे देखेंगे कि जीन पियाजे का योगदान, जीन पियाजे जी का क्या योगदान है इसको समझेंगे। तो इनका कितना बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निम्न से उच्च स्तर की ओर चलती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे दूसरा में जीन पियाजे ने समस्या समाधान व्यवहार पर बल दिया है, जिज्ञासा प्रवृत्ति को जागृत करने पर बल दिया है, खेल विधियों का प्रयोग पर बल दिया है। तो इन चीजों पर जीन पियाजे जी ने कहा है। ठीक है, आगे नोट आपको ध्यान में रखना है, स्कीमा आपको याद रखना है, आता है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति व जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का तरीका होता है, वही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, और मानव विकास के 3 पक्ष इन्होंने दिए हैं। मानव विकास के लिए 3 पक्ष जीन पियाजे जी ने दिया है। जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण से प्राप्त अनुभव, और अगला है सामाजिक पर्यावरण से प्राप्त जो है अनुभव। ये 3 पक्ष मानव विकास के संदर्भ में जीन पियाजे जी ने दिया है। इसमें संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियां, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करने वाली शक्तियां को ही क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आत्मीकरण या फिर स्वात्मीकरण या फिर आत्मीकरण क्या है इसको समझेंगे। दोनों एक ही नाम है ना। तो पुराने विचार व अनुक्रियाओं में नए विचारों और अनुक्रियाओं को क्या शामिल या सम्मिलित कर लेना ही क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। और सामंजस्य जो है नए विचार व अनुक्रियाओं में जो है पुराने विचारों और अनुक्रियाओं को जो है सम्मिलित कर लेना सामंजस्य कहलाता है। ठीक है, जीन पियाजे के हिसाब से। ठीक है, आगे चलेंगे इसी में, आगे देख लेते हैं। अगला है जो हमारा इसी का पॉइंट है संतुलीकरण। ये क्या चीज होता है इसको समझ लीजिएगा। नई स्कीमा विकसित करके पुरानी स्कीमा में हम जब परिवर्तन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, संतुलीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा सिद्धांत है अंतर्दृष्टि और सोच का सिद्धांत। ठीक है, इसी को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत और समग्रता का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। जो देने वाले थे प्रतिपादक थे कौन थे, कोहलर जर्मनी के थे। इसमें कौन कौन और शामिल थे, तो कोफका, मैच और वर्दीमर इनके सहयोगी थे। ठीक है, गेस्टाल्टवादी जो है इसको देने वाले भी कौन थे, कोहलर, कोफका, वर्दीमर और कोट और लेविन। ठीक है, आपको इन नामों को ध्यान में रखना है गेस्टाल्टवादी को लेकर के। और इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी जो होता है, बंदर है ना, उन पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और 1913 से लेकर के 1918 केनारी द्वीप पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। इस द्वीप का आपको नाम याद रखना है और सन आपको याद रखना है। सूर्य अंतर्दृष्टि क्या है, सूर्य वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक तथा स्थायी ज्ञान होता है। ठीक है, किसी समस्या के केंद्रीय भाव को समझाने की जो शक्ति अंतर्दृष्टि या फिर सूर्य कहलाती है। ठीक है, नोट में याद रखना है अहम अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, समग्रता, संपूर्ण इकाई का बोध, आकस्मिकता व सीखने का स्थानांतरण पर ये नियम जो है जो बल देता है। ठीक है, आगे देखेंगे अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो बुद्धि, कल्पना का प्रभाव, प्रत्यक्षीकरण का योग्यता और प्रयास व त्रुटि और अनुभव का प्रभाव। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले मेन कारक है ना। आगे देख लेंगे इसका, इस सिद्धांत का जो शिक्षा में किस तरह से उपयोगिता है इसको समझेंगे। तो बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति तथा रचनात्मक विकास को करने में उपयोगी होता है। यह सिद्धांत गणित तथा भौतिक शास्त्र जैसे विषयों में भी उपयोगी होता है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। अगला है गैरिसन व अन्य के अनुसार यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है। गेट्स व अन्य के अनुसार यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। आगे देखेंगे यह सिद्धांत जो है शिक्षण में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर क्या करता है, बल देता है। और वैज्ञानिक कार्यों व अबोध पर यह जो बल देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी
अधिगम को लेकर के, ठीक है। लगभग एक क्लास और होगा, फिर अधिगम को लेकर के सारी जो है टॉपिक, उसमें हम अधिगम की जो विकृतियां होते हैं, जो मतलब लिखने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, जो विकृतियां होती हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इन सारी चीजों को हम पिछले क्लास में देखेंगे उसमें। और ये जो है अधिगम का जो टॉपिक है लगभग हमारा फिर नेक्स्ट क्लास से फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एक नए टॉपिक को चालू करेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो से अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव अगर आपको जानकारी मिलता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना था दोस्तों, तब तक के लिए फिर धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ।